सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और आज की इस क्लास के अंदर हम इसने अपने चैप्टर को वन शॉट वे के साथ फिनिश करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सभी इसके अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को समझने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आपको बताऊं कि आज की इस क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हैं और जो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो एक तरीके से ना हमारा एक दवाई है, एक पानी है, एक खाना है बिजनेस का, जो कि बिजनेस को कंटिन्यू रहने में मदद करता है। तो इन सब बातों को मिला जुलाकर मैंने यहाँ एक लाइन बनाई, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेस, यानी कि एंटरप्राइजेस का एक लाइफ ब्लड होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा बिजनेस किसी भी तरीके से नहीं चल सकता। अब आप खुद सोचो कि मान लो अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको पैसों की जरूरत 3 टर्म्स में होती है, फॉर अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो यहां पर भी जो हमारे बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है ना, वो भी हमें 3 टर्म्स में होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और इन तीनों ही टर्म्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसका हम यूज करके अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड की। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं, पहला आता है हमारे पास इक्विटी शेयर्स, देन आता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आता है हमारे पास डिबेंचर, फिर आता है रिटेन्ड प्रॉफिट, फिर आता है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड का मतलब ये है कि आप मार्केट से पैसा इस तरीके से उठाना चाहते हो कि आप लंबे समय तक उसको अपने पास रखोगे, उसका यूज लोगे। तो यहां पे क्या करते हैं, मार्केट से वो पैसा उठाया जाता है बट एक पार्ट ऑफ ओनरशिप को देकर। और कुछ तो ऑप्शन ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ ओनरशिप नहीं भी देनी पड़ती, फिर भी हम पैसा उठा लेते हैं। सभी को समझते हैं। देखो इक्विटी शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ कंपनी। ये एक रियल ओनर होते हैं, यहां से जो आप पैसा इन लोगों से लेते हो, आपकी कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है इनको पैसा कभी वापस करने की। इनका पैसा कभी भी वापस नहीं किया जाता, इनका किसी तरीके का हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि भाई इनकी परसेंटेज फिक्स है कि आपको 6% इनको सेमेस्टर के बेस पर देना ही देना है, महीने पर देना है, साल पर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा और प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल ओनर की तरह काम करते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो ये भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर नहीं कमा रही तो ये भी लॉस कमा रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर के माध्यम से कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट में कैपिटल आ जाता है और ऐसा कैपिटल आ जाता है जिसको कभी वापस करने की जरूरत हमें नहीं होती। अब ये जो लोग होते हैं अपने शेयर्स को बेच लेते हैं सेकंड हैंड मार्केट के अंदर, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो यहां पर क्या है, इक्विटी शेयर्स का मतलब हम जान गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर एक ऐसे होल्डर होते हैं जो थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं। स्पेशल टाइप का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर ना एक शेयर होल्डर भी है हमारी कंपनी के, बट हमारे ऊपर ना एक बर्डन मतलब कि मान लो इनको हमें 6% का रेट पर प्रॉफिट का हिस्सा देना ही देना है। अब चाहे हम प्रॉफिट कमाएं चाहे ना कमाएं, तो यहाँ से ये ओनरशिप तो लेते हैं परंतु इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, ना ही लॉस से मतलब होता। इन्हें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने रेट ऑफ परसेंटेज से, जिसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा लेगी। चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी कई सारे टाइप्स आते हैं। अब वो टाइप्स क्या होते हैं, पहला टाइप हमारे पास आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम के बाद इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारी वैलिडिटी जो थी वो थी 6 साल की। 6 साल के बाद क्या होगा कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ऑटोमेटिक इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे हमारी कंपनी के। फिर उनके पास जो रेट ऑफ परसेंटेज हमने बना रखा था, एक फिक्स्ड रेट था, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लॉस कमा रही है, उनसे कोई मतलब नहीं था। फिर ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। अगर प्रॉफिट कमाएगी तो हिस्सा भी ले लेंगे, अगर लॉस कमाएगी तो हिस्सा नहीं लेंगे। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं। एक और टाइप के होते हैं इसका अपोजिट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये वो शेयर होल्डर होते हैं जिनका शेयर कभी कन्वर्ट ही नहीं होता किसी के अंदर। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहेंगे, कंपनी का पैसा वापस करेगी जितने सालों के लिए उठाया होगा। फिर आता है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब यहां से ये होता है कि ये उस टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई
कंपनी ने 2 साल तक प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी ने 2 साल तक प्रॉफिट नहीं कमाया, तो पहले साल का इनके पास 8%, मान लो हम ना 8% इनको रेट दे रहे थे, ये हमारा 8% रेट है, पहले साल पे इनको 8% देना था, जो हमने लॉस कमाया तो हम नहीं दे पाए, फिर दूसरे साल पर इनको 8% देना था, फिर हमने लॉस कमाया, हम तब भी नहीं दे पाए, परंतु तीसरे साल के अंदर हमने कमा लिया प्रॉफिट, तो जाहिर बात है भाई रेट ऑफ परसेंटेज तो फिक्स किया, वो देना ही देना है, बट जब हम प्रॉफिट कमा लेंगे तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं कि जिन सालों पर आपने लॉस कमाया था, यानी कि जिन सालों पर आपने लॉस कमाया था और आप हमारा प्रॉफिट नहीं दे पाए थे, अब वो प्रॉफिट भी दो। इसका मतलब क्या है कि अब हम ये 8% भी देंगे और साथ ही साथ जो 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया, ये 16% भी टोटल हम प्रॉफिट देंगे पिछले साल का, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, जो किसी भी तरीके से वो अपना शेयर का पार्ट नहीं छोड़ते। आप लॉस कमा रहे हो कोई बात नहीं, मत दो, अगली साल जब प्रॉफिट कमाओ तब कैलकुलेट करके दे देना, हमें सीधी बात है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा आता है हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये वो शेयर होल्डर होते हैं कि यदि कंपनी पैसा नहीं कमा पाई, मान लो पहला साल हमने प्रॉफिट नहीं किया, दूसरी साल भी हमने प्रॉफिट नहीं किया, तो क्या होता है भाई इसको रेट नहीं दिया जाता, और जब तीसरी साल हम प्रॉफिट करेंगे तो उस साल का 8% इसको दिया जाएगा, पिछला 16% इसको नहीं दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब हमारे पास पांचवी कैटेगरी आती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये वो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लीजिए हर कंपनी का अपना अपना खर्चा होता है। पहला हमारा खर्चा था भाई इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था, दे दिया, जिन बंदों से लोन ले रखा था उनको इंटरेस्ट पे करना था, दे दिया, एम्प्लॉइज की सैलरी दे दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने खर्च कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिए, अपना प्रॉफिट निकाल लिया, फिर भी हमारे पास अगर कोई पार्ट ऑफ मनी बच रहा है, यानी कि अगर सारे खर्चे करने के बाद भी हमारे पास मनी बच रहा है, तो ये कहते हैं भैया हमें उसमें से भी लाओ पैसा, हमें उसमें से भी दो पैसा। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो बचे कुछ अमाउंट से भी प्रॉफिट मांगते हैं, बट ये बचा कुछ अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कंपनी की सारी चीजों को फिनिश आउट करने के बाद बचता है, जनरल रिजर्व बना लिया, सब चीजें हमने कर ली, फिर भी पैसा अगर बच रहा है तो ये उसका भी हिस्सा मांगते हैं, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। कैटेगरी इधर सब नहीं मांगते, जो कैटेगरी आपने चुनकर अपनी किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने रेट से मतलब होता है, फिर उस रेट के मिलने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है नहीं बच रहा उससे से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। फिर आता है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो उनको रिडीम यानी कि भेज सकती है कि अब जाओ अपना पैसा लो और जाओ, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होल्डर होते हैं जो कि कंपनी का पैसा वापस नहीं कर सकती। ये चाहे तो इक्विटी शेयर के अंदर कंट्रोल हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बने रह सकते हैं जिनका पैसा कंपनी वापस नहीं करती। तो बेसिकली नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही वो शेयर होल्डर की कैटेगरी होती है जो काफी कम चुना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ये सब चीज समझ ली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने हाथ के हाथ आपको पूरा समझा दिया, सही है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा जो चीजें लिखने वाली हैं, जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं उनको अपनी लैंग्वेज में अभी लिखते रहिएगा क्लास के साथ साथ। बाद में जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए तो जब दिन के किसी भी फ्री टाइम के अंदर इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर, या आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे तरीके से लिखना है, जिससे क्या होगा यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो वो सारी चीजें आपके माइंड में कैप्टेड है, बट आप उसको कागज पे उतार दोगे तो वो और भी ज्यादा लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में जाना। अब हम समझते हैं डिबेंचर्स के बारे में। व्हाट इज डिबेंचर? तो डिबेंचर एक हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है जो कि हम बड़े अमाउंट में पैसा लेते हैं एज अ डिबेंचर, एंड थोड़ा सा अपना पार्ट ऑफ ओनरशिप भी दे देते हैं और कुछ हमने एसेट्स गिरवी रख देते हैं, एक लोन की तरह काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डिबेंचर्स में हमारे पास फर्दर कैटेगरी आती है, जरा उसको पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास बियरर डिबेंचर। तो बियरर डिबेंचर होल्डर वो डिबेंचर होल्डर होते हैं जिसका कंपनी के पास कोई बायोडेटा नहीं होता, यानी कि इसका कोई भी बायोडेटा नहीं है कंपनी के पास। उदाहरण के तौर पर कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आपने अपने किसी दोस्त से पैसे उड़े लिए और वो पैसा आपने बड़े अमाउंट में लिया, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी, और आपके उसने कहा कि यार कोई रेट वेट का मसला नहीं है, तेरे पे जब काम हो जाए तब मुझे दे दियो और मन करे तो बजाय दियो नहीं तो मत दियो।
ठीक है। तो ऐसे शेयर होल्डर का कोई बायोडेटा हमारे पास नहीं है, बट फिर भी हम उसको बियरर डिबेंचर के अंदर कंसीडर करते हैं जिसका कोई बायोडेटा हमारी कंपनी के पास नहीं होता। दूसरा हमारे पास आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी में प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं और जिनका पूरे का पूरा बायोडेटा हमारे पास होता है, ठीक है। और फिर आता है तीसरा रिडीमेबल डिबेंचर होल्डर। तो ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी के पास शक्ति है कि वो रिडीम कर सकती है, वो घर भेज सकती है कि भाई मेरा काम हो गया, आप ये पकड़िए अपने पैसे और अपने घर जाइए। तो इनका भी एक अमाउंट, एक रेट फिक्स रहता है, उसी के हिसाब से हिस्सा लेते हैं अपना, इनको कोई प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं होता। इररिडीमेबल यानी कि वो शेयर होल्डर होते हैं, वो डिबेंचर्स होते हैं जो कभी भी रिडीम नहीं हो सकते, इनको कन्वर्ट होना पड़ता है एज अ प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर इक्विटी शेयर्स के अंदर एज पर सिचुएशन। फिर आता है हमारे पास कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब हमने देख लिया कि भाई जो रिडीम नहीं हो सकते यानी जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप हमेशा डिबेंचर होल्डर ही बने रहो, आप हमेशा डिबेंचर होल्डर ही बने रहो, या फिर आप कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में आ जाओ या फिर इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाओ। दो कैटेगरीज बनी हुई है, तो उनको जो कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम कह रहे हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिक्योर डिबेंचर होल्डर और फिर आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। इसका मतलब जानिए, सिक्योर डिबेंचर होल्डर का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी डूब गई तो डिबेंचर होल्डर के पास ये ताकत होती है, ये शक्ति होती है कि वो कंपनी के एसेट्स को बेचकर, कंपनी की जमीन को बेचकर जो उनके पास गिरवी रखी हुई थी या फिर जो गिरवी रखी हुई थी उसकी कीमत नहीं है तो किसी और एसेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर करे, तो उसको हम सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। और इसका अपोजिट अनसिक्योर डिबेंचर, वो डिबेंचर होल्डर होते हैं जो कि किसी तरह की कोई ऐसी शक्ति नहीं होती कि अगर कंपनी डूब गई तो आप अपना पैसा किसी एसेट को बेचकर पूरा कर सकते हो, ऐसा कोई भी सिद्धांत यहाँ पर नहीं होता। तो ये हमने देखा अनसिक्योर डिबेंचर होल्डर। अब हमने यहाँ से फटाफट तरीके से डिबेंचर होल्डर वाली लिस्ट भी कंप्लीट कर ली। अब हम जानते हैं रिटेन प्रॉफिट। तो अब हम ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस पढ़ रहे हैं ना भाई, लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं, हमने ये तीन चीजें पढ़ ली और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद पता है क्या है, ये कैटेगरी ऐसी है जहां पर आप अपनी पार्ट ऑफ ओनरशिप देते हो। अब यहां से हम वो पढ़ेंगे जिसमें पार्ट ऑफ ओनरशिप नहीं जाती, जैसे कि रिटेन प्रॉफिट या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी हम इसको कहते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई हमने सब पैसे दे दिए, डिविडेंड देना था दे दिया, और साथ ही साथ हमने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, बहुत सारे खर्चे थे, सब कुछ हमने पे आउट कर दिया, फिर भी हमारे पास पैसा बच गया, तो हम मेंटेन करते हैं जनरल रिजर्व। तो हम जनरल रिजर्व मेंटेन करते हैं और फिर वो रिजर्व हम मेंटेन करते हैं एज पर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचरिस्टिक के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी या कोई चेंज आ जाएगा तो उसको फेस करने के लिए हम यहाँ से अपना बचा कुछ प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। बट ये एक तरीके से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात क्यों है भाई, क्योंकि बुरी बात ये है कि जब हम रिटेन प्रॉफिट मेंटेन करते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो हम ना इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आने वाले समय में ना हमें 10 करोड़ रुपए की मशीन खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप ना पैसा मत दो, हम 10 करोड़ की मशीन जब खरीद के लाएंगे उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही तो होगा, क्योंकि आप तो ओनर हो हमारी कंपनी के। तो इसीलिए ये यहाँ पे घाटा बन जाता है। जो भी पैसा आपकी कंपनी में लगा रहा है वो पैसा कमाने के लिए लगा रहा है, वो आपकी सक्सेस के लिए तो लगाते बट खुद की भी जेब भी देखेगा नहीं देखेगा। तो यहाँ से ही हमारा फायदा रहता है और सॉरी नुकसान रहता है। और फायदा क्या है कि भाई ना तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर इशू किए, ना प्रेफरेंस किए, ना डिबेंचर किए, तब भी आपके पास पैसा बच गया, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो ये चीज रहती है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये वो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, जैसे कि हमारे पास है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये लैंड डेवलपमेंट करने के लिए, जमीन देने के लिए, इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए, लोन देने के लिए और उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनके यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए बैंक्स काम करती हैं। और मैं बात करूं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है बट एक दो याद कर लो वो इनफ है, इनको बढ़िया करके लिख देना क्योंकि सबकी लगभग डेफिनेशन सेम ही रहती है। तो आईडीबीआई मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो डेवलपमेंट के बेस पर जो भी हमें नीड्स पड़ रही है वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर वो सेटिस्फाइड करता है। और यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती है विद यूजिंग ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं फटाफट से मीडियम टर्म फाइनेंस की। तो मीडियम टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है भाई, छोटे टर्म के लिए हमें काम लेना है। तो आप यहाँ पर डिवेंचर के टाइप्स पढ़कर आए हो, तो इसमें क्या होता है, इनका एक लिमिटेड टाइम होता है कि भाई तुम्हें हम 5 साल के लिए ले रहे हैं, 6 साल के लिए ले रहे हैं, 4 साल के लिए ले रहे हैं, बहुत सारा टाइप्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी काम कर रहे हो तो डिवेंचर आपका मीडियम टर्म पर भी रहता है, प्रेफरेंस शेयर्स आपकी मीडियम टर्म पर भी रहते हैं। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप पब्लिक से पैसा उठाते हो। अब ये पब्लिक से पैसा उठाने का मतलब क्या है, ये पब्लिक से जो पैसा उठता है किसी भी शेयर की शक्ल में नहीं उठता, ये एक फेथ के ऊपर उठता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो पैसा मिल जाएगा, नहीं कमाएगी तो घर बैठो। तो ये होता है। तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब हमने क्या जाना कि भाई यहाँ से किसी भी शेयर की शक्ल के अंदर पैसा नहीं उठाया जाता, इसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। ये मीडियम टर्म की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए एक तरीके से शेयर्स कह लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कह लीजिए नीड इशू की जाती है। नीड इशू की जाती है कि भाई हमारी कंपनी को नीड है, आप लोग पैसा लगाइए, तो पैसा लगाया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट उसको हम नाम दे देते हैं। तो पब्लिक जो होती है वो एक फेथ के बेस पर आपकी कंपनी में पैसा लगाती है, और आपकी जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो आप उन्हें थोड़ा पैसा बढ़ाकर दे देते हो। तो ये पब्लिक डिपॉजिट हो गया। फिर आता है हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक आपकी दो लेवल पर काम करती है, मीडियम लेवल पर भी करती है और शॉर्ट लेवल पर भी करती है। आप खास ध्यान रखिएगा। शॉर्ट लेवल पर कैसे करती हैं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती हैं, आपको कैश क्रेडिट देती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं, बिल्स रिसीवेबल तैयार करती हैं, ये सब इसकी शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज हैं। ट्रेड क्रेडिट का मतलब आप सब जानते हो, अकाउंट्स में पढ़ा है हमने। ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये होता है कि भाई मान लो आपने एक शर्ट खरीदनी थी, आपने 15 शर्ट खरीदी, 20 शर्ट खरीदी, तो आपको वहां बेनिफिट जो मिल जाता है वो भी आपकी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, तो वो ट्रेड क्रेडिट है। एक कैश क्रेडिट भी होता है ना। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये खास ध्यान रखिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म के अंदर ये ना एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है थोड़ा समय के लिए, कि भाई मुझे थोड़ा सी जरूरत थी तो मैंने आपकी कंपनी से पैसा ले लिया। आपकी कंपनी मतलब आप ओनर हो, आपने कहा सर यार सर आपको जरूरत है, आप ले लो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, एक लिमिटेड टाइम के लिए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, जो भी हो। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसको हम आईसीडी के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इतना पार्ट होपफुली समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। अब इसके फीचर्स सॉरी इसके नेचर 3 याद रखने हैं आपको। पहला, नेसेसरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, इसकी जरूरत सभी को होती है, सभी को। इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी कि इसके अंदर जो आपका कैपिटल होता है वो हर तरीके से सारे टाइप्स में इंक्लूड होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास होता है ओनर फंड, एक होता है हमारे पास बोरोवर फंड, यानी कि आपकी जेब में कितना पैसा है और आपने बाहर से कितना पैसा लिया है, इन दोनों को मिलाकर आपको कैपिटल बन जाता है, इन दोनों को मिलाकर कैपिटल बन जाता है, तो वो आपके पास आता है इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। फिर आता है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है, आपकी ट्रांजैक्शंस कितने बड़े लेवल की हैं, तो ये डिपेंड करता है और इसी हिसाब से आपकी कंपनी में पैसा लगता है। तो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। सिग्निफिकेंस क्या है, 4 सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखिएगा, मैंने 3 बना दिए इसके। पहला, नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन, यानी कि जो गिरावट आती है उस गिरावट को झेलने के लिए पैसे की जरूरत है। और मार्केट के अंदर गुडविल बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान करना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब अपनी गुडविल बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। और रिसेशन गिरावट झेलने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा जरूरत हमें इस तरीके से है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो यहां तक स्टूडेंट्स मेरे साथ आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट कहीं हाँ डाउट आ गया हो अब तक कि सर मुझे ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को जल्द से जल्द, और हो सकता है उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूं। अदरवाइज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से भी डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स पे वहां से काम करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा ना, सिग्निफिकेंस देख लिया। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। क्या है वो हमारे पास है बेटा एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, या ध्यान रखिएगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और तीसरा आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब तक जितनी बात मैंने करी, ये सारी बात करी मैंने हिंदुस्तान की, भारत की, देश के अंदर की। अब मुझे पैसे की जरूरत है देश के बाहर, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं तो यह अमेरिकन बैंक के माध्यम से इशू किया जाता है, जिससे कोई भी इन्वेस्टर किसी भी देश की मार्केट के अंदर आए बिना उसके शेयर्स को अपने देश के अंदर बैठकर ही खरीद सकता है, बेच सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। इसका मतलब क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर हमने वहां से अपनी कंपनी वहां पे उनको रजिस्टर्ड करवा दी, यानी कि अमेरिकन बैंक के अंदर रजिस्टर्ड करवा दी, तो अमेरिकन इन्वेस्टर
बिना इंडियन मार्केट के अंदर आए हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, इसे कहते हैं एडीआर। फिर मैं बात करूं आईडीआर की, तो आईडीआर भी सेम यही है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी इंडियन बैंक के माध्यम से इशू किया जाता है, जिससे इंडियन इन्वेस्टर घर बैठे बैठे फॉरेन मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सके, जिससे वो अच्छा लाभ कमाए। तो ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। अच्छा, यहाँ पे फोकस किया दैट ऑल अबाउट इज टॉकिंग अमेरिकन, और यहाँ पे ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो अमेरिका और इंडिया दोनों बातें। अब मैं बात कर रहा हूँ जीडीआर की, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि पूरे देश के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, बेसिकली जो बैंक्स होती है, इंटरनेशनल बैंक्स होती है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, जिससे कोई भी कंपनी किसी भी जगह पर, मतलब किसी भी कंपनी का कोई भी इन्वेस्टर कहीं पर भी बैठकर उसका शेयर खरीद सकता है। बट हाँ, वो अगर रजिस्टर्ड होगा तो इसका फर्दर पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को वैसे कभी कभार डिफाइन करने के लिए नहीं आता, बट अगर आ जाए तो आप खास ध्यान रखिएगा। इसका प्रोसेस अब मैं बताता हूँ बैंक्स में। देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए उसको। तो पहला एडीआर की बात करूं तो इशूइंग कोड, और देन आफ्टर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में आपको रजिस्टर्ड है, फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, फिर अमेरिकन इन्वेस्टर, यहां से आपको अमेरिकन इन्वेस्टर मिल जाएगा। और लगभग मैं आपको बताऊं ना, तो ये सारे जो स्टेप है वो सेम रहता है। इशूइंग कोड डॉट, लिखते रहो इशूइंग कोड डॉट डीसीबी यानी कि डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ये दोनों चीज सेम है। और उसके बाद ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक यानी कि जिसको हम ओडीबी कहते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर। तो आप ये ध्यान रखो कि भाई इनके अंदर रजिस्टर करवाने के लिए इशूइंग कोड डॉट पे जाना है, एंड देन डीसीबी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक पे। यहां पर अगर मैं जीडीआर की बात कर रहा हूं तो डीसीबी के बाद हमारे पास आता है ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक आ गया, और आपको फिर फॉरेन इन्वेस्टर मिल जाएंगे। एडीआर के अंदर उनकी बैंक्स आ जाती हैं, आईडीआर के अंदर हमारी बैंक्स आ जाती हैं। इसको बस ध्यान रखना, पढ़ने वाला टॉपिक है, रीड मारो खत्म करो। तो ये होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट कहीं फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स आते थे उसको आपको एक ब्रीफ बेस्ड में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की, और हो सकता है कि आपको समझ में भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है, बट फिर भी कहीं कोई डाउट छोटा मोटा रह गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर काम करके उस डाउट को भी फटाफट से क्लियर कर सकूं। वैसे मैं जानता हूं कि डाउट आया नहीं होगा। तो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी तरीके से एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।